दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम नॉटसेट 2020 का एग्जाम पेपर जो आता है उसको मेमोरी बेस्ड जो एमसीक्यूज है उसको विद रैशनल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा इस पेपर को सॉल्व करने का पर्पज कतई ये नहीं है कि हम राइट आंसर बता दें अपना अनुमान लगा के। हम यहाँ पे उस पेपर को उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बना है उस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर, ताकि हम एक बड़ा बड़ा कंसेप्ट वहाँ पे समझ सके। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो बहुत अच्छे से उस चीज को रिवाइज कर सके और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी समझ पाए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो कई बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप उसको क्लियर करते हुए रहेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आप एक बेस्ट कंसेप्ट के साथ में एक बेस्ट जो है मटेरियल लेके बैठेंगे और डेफिनेटली सफलता के चांस जो है वो दिन दुगुने रात चौगुने हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। फाइंड आउट सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर का एक क्वेश्चन था। सीपीपी वहां पे आपको निकालना था। ब्लड प्रेशर 90-60 दिया हुआ था और आईसीपी जो है वो 18। ये एक क्वेश्चन था जिसमें ये नंबर थे, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि सीपीपी क्या होता है और ब्लड प्रेशर और आईसीपी जब दो रीडिंग दी हुई होती है तो सीपीपी निकालते कहते हैं। तो वैसे सीपीपी का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सीपीपी जो होता है वो होता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल सेरिब्रल वर्ड फॉर सेरिब्रम है ना। और सेरिब्रम को परफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है, किस प्रेशर से हो रहा है, उसको हम सीपीपी यहाँ पे नाम देते हैं। तो सीपीपी इज द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मीन आर्टीरियल प्रेशर, यहाँ पे देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये फॉर्मूला है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर का। मीन आर्टीरियल प्रेशर में से जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर को माइनस करते हैं तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आता है। नाउ अब हमें तो दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, तो यहां से हमको क्या निकालना पड़ता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर एमएपी जिसको हम बोलते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। तो हमने डायस्टोलिक यहाँ पे दिया हुआ है 60, सिस्टोलिक है 90, तो हमने 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस हमने उसमें 90 ऐड किया। तो 2 को जब हमने सिस्टोलिक 60 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया, सॉरी 120 आ गया। उसमें 90 ऐड किया तो ये 210 हो गया। और जब हमने 210 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 70। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो हमारा निकला, मीन आर्टीरियल प्रेशर वो तो कितना आ गया 70। और आईसीपी जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है 18। और हमने बोला सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो 70 में से हमें माइनस करना है 18। और जब हम 70 में से 18 माइनस करते हैं तो पीछे कितना बता है 52 mm ऑफ एजी। दैट इज द नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन। तो जब ब्लड प्रेशर दिया हुआ होता है तो उसी रीडिंग से हम मीन आर्टियल प्रेशर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। और मीन आर्टियल में से जब हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर को माइनस करते हैं तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आता है। एक बहुत फेमस लाइन बोली जाती है कि जब मीन आर्टियल प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं, जैसे ये 70 था और ये भी अगर 70 हो जाए आईसीपी, तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है जीरो होता है। ब्रेन को परफ्यूजन जो है न के बराबर होता है और उससे ब्रेन डेथ हो जाता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर का बहुत ज्यादा होना और लगभग मीन आर्टियल प्रेशर के इक्वल होना ब्रेन डेथ की सिचुएशन को पैदा करता है। क्वेश्चन था कोविड 19 जो कि एक पेंडेमिक डिजीज है और कोरोना वायरस डिजीज 19 2019 में आई है ये। ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट वन, सब सही है एक को छोड़ के। साइन एंड सिम्टम इसके रहते हैं फीवर एंड कॉफ, ये बात बिल्कुल सही है कोविड 19 के बारे में कि इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो फीवर और कॉफ रहते हैं। फीवर इसका सबसे पहला क्लासिकल साइन माना जाता है। सीवियरिटी जो है इसकी लीड होके एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इतना सीवियर हो जाता है ये। अल्टीमेटली मरीज को सांस में दिक्कत होके उसका सांस जो है वो फेल हो जाता है। ये ट्रांसमिट होती है एरोसोल और फोमाइट से, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका साइन एंड सिम्टम फीवर और कॉफ है। इसकी सीवियरिटी जो है लीड करके मरीज में रेस्पिरेटरी फेलियर कर देती है। और इसका ट्रांसमिशन जो होता है कोविड 19 या कोरोना वायरस डिजीज 19 जो है, इसमें जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सार्स कोव 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, है ना। तो इसका ट्रांसमिशन इसका एरोसोल या फोमाइट्स के थ्रू होता है ना। एरोसोल और फोमाइट्स इसके थ्रू ये ट्रांसमिशन रहता है। एरोसोल का मतलब होता है
कि 5 माइक्रोन से भी कम टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं जो छींकने और खांसने से निकलते हैं वो एरोसोल कहलाते हैं। और फोमाइट्स मतलब वो जैसे किसी आदमी ने छींका, वो पार्टिकल उसके हैंड पे आए, उसने हैंड को किसी चीज पे टच किया, ग्लास पे, उस ग्लास को टच करती वो ग्लास इन्फेक्टेड हुआ, उस ग्लास को किसी नॉन अनइन्फेक्टेड आदमी ने, नॉर्मल स्वस्थ हेल्दी इंडिविजुअल ने उस ग्लास को पकड़ा, तो उसके हैंड में वो फोमाइट्स के थ्रू वो जो है कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो गया। उसने अपना हाथ अपने फेशियल एरिया में लगाया तो उसने उसका जो है वो कोरोना वायरस जो है उसकी बॉडी में एंटर कर गया। तो ये फोमाइट्स यानी आर्टिकल्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन। तो ये तीन चीजें बिल्कुल सत्य है कि कोरोना वायरस जो है इसका ट्रांसमिशन एरोसोल फोमाइट से, फीवर कॉफ इसका साइन सिम्टम है, और एआरडीएस इसकी सीवियर कंडीशन होती है। लेकिन लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि ये एचआईवी और हेपेटाइटिस बी वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये गलत है। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जो होते हैं वो ब्लड ट्रांसमिशन होते हैं, एरोसोल या फॉर्मेट से नहीं होते, इसलिए ये इसके बारे में एक्सेप्शनल बात है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फाल्स चीज है। बाकी ए बी और सी तीनों ट्रू है, तो ट्रू एक्सेप्ट पूछा था, इसलिए आंसर बनेगा डी, कि ये बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक वेपोराइजर हैव पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल किस एनेस्थेटिक वेपोराइजर की होती है? पंजेंट स्मेल, है ना, बहुत ही मस्टी और बहुत ही अरुचिकर स्मेल, है ना, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल, इसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। तीन ऑप्शन थे, आइसोफ्लोरेंस, सिवोफ्लोरेंस, डेस्मोफ्लोरेंस, है ना, जैसे ये पिंक कलर है आइसोफ्लोरेंस, येलो कलर का सिवोफ्लोरेंस है, पिंक कलर है आइसोफ्लोरेंस, येलो कलर है सिवोफ्लोरेंस, और ब्लू कलर है ये डेस्मोफ्लोरेंस कहलाता है। तो इन तीनों के अंदर जिस वेपोराइजर की स्मेल वेरी सीवियर पंजेंट होती है वो डेस्मोफ्लोरेंस होता है ना। हालांकि पंजेंट स्मेल आइसोफ्लोरेंस की भी होती है, लेकिन ये माइल्ड होती है ना, माइल्ड पंजेंट होती है, थोड़ी मस्टी होती है वो आइसोफ्लोरेंस की। सिवोफ्लोरेंस जो होता है इसकी ऑर्डर जो होती है वो स्वीट स्मेल होती है ना, इसकी ऑर्डर जो होती है वो स्वीट होती है। और यहाँ पे पंजेंट स्मेल पूछी है तो ये क्या कौन सा रहेगा? डेस्मोफ्लोरेंस। इन तीनों को थोड़ा सा हम डिटेल से समझे, तीनों के तीनों क्या है और ये कैसे यूज आते हैं, इनको हम अगर समझने की कोशिश करें तो PIYSBD इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, PYSBD, है ना। पी, किसी ने पूछा पी, बोले यस कब, बीडी, बीडी मतलब सुबह शाम। सो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पी का मतलब है पिंक और आई का मतलब है आइसोफ्लूरेन, वाई का मतलब है येलो, एस का मतलब है सिवोफ्लूरेन, बी का मतलब है ब्लू, डी का मतलब है डेस्फ्लूरेन। तो पिंक जो है उसमें आइसोफ्लूरेन जिसका कलर पिंक होता है, माइल्ड पंजेंट होता है, मस्टी स्मेल होती है, इसकी स्मेल जो है माइल्ड पंजेंट और मस्टी होती है। यस में वाई का मतलब येलो है और एस का मतलब सिवोफ्लूरेन है, और इसकी स्मेल स्वीट और स्मेली मतलब स्वीट स्मेलिंग होती है। और बीडी में बी का मतलब ब्लू है और डी का मतलब डेस्फ्लूरेन है, और इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल है। हमारे हमें एग्जाम के अंदर जो पूछा गया था वो ये था कि पंजेंट स्मेल किसकी होती है। हालांकि पंजेंट स्मेल हमने बोला आइसोफ्लूरेन की भी होती है, लेकिन वो माइल्ड है। एक्चुअली में पंजेंट स्मेल जो होती है वो डेस्फ्लूरेन की होती है। इसके अलावा ये क्या है, तो ये एनेस्थेटिक वेपोराइजर कहलाता है। और इनका क्या यूज है, तो इनका बेसिकली यूज है कि ये मेंटेनेंस का काम करता है जनरल एनेस्थीसिया का। किसी भी मरीज को ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया लगा दिया और उसके बाद में उस मरीज को मेंटेन करना एनेस्थीसिया को, तो हम यूज करते हैं वेपोराइजर और इनहेलर एनेस्थीसिया, जिसमें तीन चीजें यूज की जाती है, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन। कलर का कोडिंग याद रखना है, स्मेल याद रखना है, और पर्पज याद रखना है। पिंक आइसो, येलो सिवो, ब्लू डैश, PSBD। और स्मेल माइल्ड पंजेंट, स्वीट और पंजेंट, और यूज मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। क्लियर है ना। रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, आए ही थे एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया, और भी आएगा। जिन्होंने जो देखे आए वो अच्छे से समझ रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनको समझ लेना चाहिए किसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हैव टू मेक ए कंसेप्ट, कंसेप्चुअल स्टडी लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगी, रट्टा स्टडी भूल जाएंगे। एग्जाम में कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आप जवाब दे सकते हो, आंधी में पूछ ले, तूफान में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप आराम से क्वेश्चन का टेंटवा दबा के आंख में आंख मिला के जवाब देंगे और क्वेश्चन का तितर बितर कर देंगे। तो याद रखिएगा, कंसेप्ट बना के पढ़िएगा, जरूर आप सक्सेस होंगे।
क्वेश्चन था रेड वार्म टेंडर, है ना, ये दो आईवी साइट के कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फ्लेबाइटिस और दूसरा होता है इन्फिल्ट्रेशन। मतलब आपने अगर किसी मरीज को कैन्यूला लगाया, कैन्यूला रहता है वैन के अंदर, जब कैन्यूला वैन में है और वो कैन्यूला वैन से बाहर हो गया, समटाइम वैन छोटी है, आपने कैन्यूला अंदर तो डाला लेकिन किसी कारण वो सतह पे था और थोड़ा ही वैन के अंदर था और मरीज ने कोई मूवमेंट किया किया तो वैन से बाहर हो गया, पूरा बाहर नहीं आया लेकिन वैन से बाहर है, अंदर है, तो वैन से बाहर मतलब स्किन के अंडर हो गया। तो जैसे ही आप फ्लूइड देंगे, वो वैन से बाहर है इसलिए वो फ्लूइड बाहर स्किन में इकट्ठा हो रहा है, स्वेलिंग आ जाएगी। वो फ्लूइड है, पानी है, ठंडा होता है तो कूल होएगा। तो कूल टाइप का एडिमा अगर वेनिपंचर साइट पे हो रहा है, इसका मतलब इनफिल्ट्रेट हो गया। इनफिल्ट्रेट मतलब वैन से बाहर आ गया कैनुला, इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये आईवी कैनुला का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर कैनुला वैन के अंदर ही है और जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं, वो वैन को इरिटेट कर रही है, कैनुला खुद वैन को लगातार इरिटेट कर रहा है, तो वैन के अंदर वाले सतह के ऊपर इन्फ्लामेशन हो गया है। तो वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस साइट के ऊपर रेडनेस होगी, थोड़ा गरम गरम दिखेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, और टच करते ही सीवियर पेन होगा। इतना ज्यादा एडिमा नहीं होता है पर रेड वार्म और टेंडर होगा। ये ड्रग्स की वजह से और कैनुला की इरिटेशन की वजह से वैन इरिटेट हुई और उसकी वजह से हुआ। इसको फ्लेबाइटिस कहते हैं। आइदर फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन दोनों में से कुछ भी हुआ हो मरीज को, हमें कैनुला को रिमूव करना है और दूसरी साइड के ऊपर नया कैनुला जो है वहां पे लगाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फ्लूइड बंद कर दो, कैनुला को रिमूव कर दो, नया कैनुला लगाओ, ये इसका मैनेजमेंट है। दोनों ही कॉम्प्लिकेशन है पेरिफेरल लाइन के, कैनुला के, इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, दोनों ही पूछे सवाल थे। सवाल पूछा था कि अगर आप किसी मरीज में टेंसिलोन टेस्ट कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम है इड्रोफोनियम टेस्ट, जिसका दूसरा नाम है इड्रोफोनियम टेस्ट, तो एट्रोपिन सल्फेट बेड साइड रखना होता है। सवाल ने ये पूछा क्या रखेंगे बेड साइड, तो एट्रोपिन। इड्रोफोनियम या टेंसिलोन जो है एक टेस्ट है, और क्या टेस्ट होता है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो दवाई है टेंसिलोन या इड्रोफोनियम, ये एंटी कोलिनेस्टेज दवाई है जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। तो जब किसी मरीज में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हुआ और उसको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ और उसकी बॉडी के अंदर मसल के अंदर क्या हो गई, वीकनेस, तो उस मरीज को हमने एक दवाई दिया, वो दवाई था इड्रोफोनियम या टेंसिलोन, जिसने एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाया कोलिनेस्टेज को इनिबिट करके। और जैसे एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा, उस आदमी की वीकनेस की जगह उस बॉडी में क्या आ गई, स्ट्रेंथ। तो अगर ये दवाई लगाते ही आदमी को स्ट्रेंथ आ जाती है, इसका मतलब उस आदमी को माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी है। डायग्नोस्टिक पर्पज से हमने इसको यूज लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मरीज में एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वीकनेस आती है। अब हमें ये पता नहीं होता है कि एसिटाइल कोलिन कम होने की वजह से वीकनेस या बहुत ज्यादा होने की वजह से वीकनेस है। तो हमने तो यही टेस्ट करना है, और जैसे आप टेस्ट करते हो और कम थी और दवाई दी तो बढ़ा, तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा एसिटाइल कोलिन होने के कारण उसमें वीकनेस है और आपने यही दवाई दी और इसने और बढ़ा दिया, तो वीकनेस जो है वो ठीक होने की जगह क्या हो जाती है, वर्स्ट। और जब वीकनेस बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो तुरंत हमें एसिटाइल कोलिन के लेवल को, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको कम करने की जरूरत होती है। और उसको कम करने वाली दवाई जो है वो एंटीकोलिनर्जिक दवाई होती है, जिसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। तो अगर किसी मरीज में आप टेंसिलोन टेस्ट या इडोफोनियम टेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको वहां पे पास में क्या रखना पड़ेगा, एट्रोपिन सल्फेट, जो कि इसके अगेंस्ट काम करती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और एसिटाइल कोलिन के लेवल को तुरंत कम कर देती है। क्वेश्चन था प्रिडिक्टर ऑफ प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर का प्रिडिक्टर क्या होता है, जवाब था फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन जो होती है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो बाइंड करती है फीटल मेम्ब्रेन को डेसिडुआ से। नॉर्मली जो है इट इज फाउंड इन द सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज बिफोर 22 वीक्स, है ना, एंड अगेन आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है किसके अंदर, सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर, और ये टाइम पीरियड अगर 24 से 34 वीक का है, तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि इस लेडी के अंदर प्रीटर्म लेबर हो सकता है ना। तो ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है वो एक प्रिडिक्टर बन गया है। और कब चेक करते हैं, 24 टू 34 वीक ऑफ गेस्टेशन। और इसका अगर प्रेजेंसी मिल जाए सर्वाइको वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर, तो हम इस तरीके से हम रूल आउट कर सकते हैं कि इस मरीज में प्रीटर्म लेबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज से, कई बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइब्रोनेक्टिन। अगला क्वेश्चन था ट्रिपल टेस्ट, जो 15 से 18 वीक ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं, ट्रिपल टेस्ट।
वो क्या होता है, तो देखिएगा ट्रिपल टेस्ट के अंदर 3 चीजें चेक की जाती है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, MSAFP यहाँ पे लिखा हुआ है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन MSAFP। इसके अलावा UE3, इसको हम एस्ट्रोजन या एस्ट्रियोल के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोजन, और HCG, ह्यूमन कोरोनरी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये 3 टेस्ट मिलकर ट्रिपल टेस्ट कहलाते हैं। ट्रिपल टेस्ट की वैल्यू जो होती है, अगर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन और एस्ट्रोजन, इन दोनों की वैल्यू वहां पे कम है और HCG की वैल्यू वहां पे बढ़ी हुई है ना, अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट बनते हैं। और अगर इस तरीके का कंसेप्ट है वहां पे, तो मरीज को डाउन सिंड्रोम है ना। अगर ये 3 तरह की रीडिंग आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज MSAP, डिक्रीज एस्टियोल और इंक्रीज HCG, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर। अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो वहाँ HCG बढ़ा हुआ होगा और ये दोनों कम होंगे। अगर किसी बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो है MSAFP, इसका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होगा, है ना। और अगर किसी बच्चे के अंदर मान लो किसी लेडी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वहां पे HCG और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल ही जो है कम होगा, डिक्रीज होगा। अगर किसी में हाइडेटिफॉर्म मोल है, प्रेग्नेंट लेडी में हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो HCG का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अलग अलग वैल्यू रहती है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इनको ट्रिपल टेस्ट से डिनोट करते हैं, 15 से 18 वीक पे करवाते हैं। और वहां पे डायग्नोस्टिक पर्पज बनता है इनका, बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या कोई भी एब्डोमिनल डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम, और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है आइडेंटिफॉर्म डिजीज, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज कहते हैं, या मल्टीपल प्रेगनेंसी या हाइपरेमेसिस ग्रेविडम या अबॉर्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब चीज हम इन टेस्ट से रूल आउट कर सकते हैं। अच्छा, इन 3 टेस्ट के अलावा एक और चौथा टेस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है इसी के अंदर, और इस ट्रिपल टेस्ट को क्वाड्रिपल बना दिया। क्या बना दिया, क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल। और क्वाड्रिपल बनाने के अंदर इसके अंदर जो ऐड किया गया था वो है इनिबिन ए, इनिबिन ए, इसको ऐड करके ट्रिपल को क्या बना दिया, क्वाड्रिपल, इनिबिन ए को ऐड कर दिया। क्वेश्चन था एक्स्ट्रा कैलोरी जो प्रेगनेंसी के अंदर लेते हैं वो कितना है, जवाब है इसका 300 किलो कैलोरी। लैक्टेशन के अंदर 500 किलो कैलोरी और प्रेगनेंसी के अंदर 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा इनटेक करती है लेडी ना। तो प्रेगनेंसी का पूछा है इसलिए जवाब क्या बनेगा, 300 किलो कैलोरी। क्वेश्चन था फोलिक एसिड रिच फूड आइटम कौन सा है, जवाब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फोलिक एसिड रिच फूड आइटम, फोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना रहती है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए फोलिक एसिड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है 1 मंथ प्रायर कंसेप्शन, एक महीना पहले से शुरू करे और पूरी प्रेगनेंसी देना होता है फोलिक एसिड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका सबसे अच्छा रिच सोर्स माना जाता है। तो प्रिडिक्टर ऑफ प्रीटर्म लेबर, फाइब्रोनेक्टिन, ट्रिपल टेस्ट, एक्स्ट्रा कैलोरी इन प्रेगनेंसी और फोलिक एसिड, ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, कुछ जीके के क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलुरु को माना जाता है। थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन जो है वो अर्थ को माना जाता है, पृथ्वी को, जो थर्ड प्लेनेट है सन से। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखा था, किसने दिया था, जवाब था उसका रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, दैट इज द नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर। एक नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, विच इज गिवन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन नेशनल एंथम दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और बहुत इंपॉर्टेंट शान से गाते हैं हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिंदुस्तान के लिए, और प्राउडी एंथम है। थर्ड प्लेनेट अर्थ एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। साउथ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है सबसे साउथ में है वो है तमिलनाडु। इसका जवाब था सबसे साउथ मोस्ट स्टेट कौन सा है। और एक और क्वेश्चन था यूके की करेंसी क्या होती है, जो कि पाउंड है ना, पाउंड, 1 पाउंड। और जैसे अपने यहाँ 1 रुपीज, वैसे 1 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू एट प्रेजेंट 91 रुपीज, है ना। 1 पाउंड जो है उसकी करेंसी जो इंडियन रुपीज के अंदर 91 होती है, तो यूके की करेंसी है पाउंड। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, थर्ड प्लेनेट, नेशनल एंथम, साउथ मोस्ट स्टेट और यूके करेंसी। क्वेश्चन था कोड प्रोलेप्स जो है उसमें कौन सा पोजीशन देते हैं, तो कोड प्रोलेप्स जब भी प्रेग्नेंट लेडी को होती है तो उसमें कौन सा पोजीशन यूज करना,
तो अगर कोर्ड प्रोलैप्स हो जाए किसी लेडी में तो क्या पोजीशन देंगे, ये जवाब था टिनलनबर्ग पोजीशन। और एक इमेज बेस्ड से क्वेश्चन जो कि टिनलनबर्ग पोजीशन का ही था, इस तरह का इमेज, ये पोजीशन टिनलनबर्ग पोजीशन कहलाती है। तो कोर्ड प्रोलैप्स की पोजीशन और टिनलनबर्ग पोजीशन और टिनलनबर्ग पोजीशन का इमेज, दिस इज द टिनलनबर्ग पोजीशन। इसी को अगर अपन जैसे अभी इस तरीके से इंडिविजुअल लेटा हुआ है ना, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ये टिनलनबर्ग पोजीशन है, जिसमें इंडिविजुअल जो है इस तरीके से। अगर ये सेम कंडीशन में उसके लेग यहाँ पे और इस तरीके से लेटा रहे तो उसको रिवर्स टिननबर्ग पोजीशन कहते हैं। मतलब ये टिननबर्ग पोजीशन से अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे हो जाए, है ना, और ये लेग यहाँ आ जाए, तो इस पोजीशन को हम कौन सा नाम देते हैं, रिवर्स टिननबर्ग पोजीशन, है ना। अभी ये जो पोजीशन है ये टिननबर्ग पोजीशन कहलाती है। नेक्स्ट आईवीपीसीएम का यूज क्या है, ये इमेज का क्वेश्चन। पीसीएम पैरासिटामोल इंट्रावीनसली अवेलेबल होता है, 100 ml में 1 ग्राम होता है ना। 100 ml का सॉल्यूशन होता है, 1 ग्राम उसके अंदर पैरासिटामोल रहता है। तो इसका यूज पूछा तो पैरासिटामोल का यूज जो है वो पेन के रिलीव में और फीवर को कम करने में यूज होता है। तो टू यूज टू रिलीव पेन, इंट्रावीनस पैरासिटामोल। क्वेश्चन था साइडेक्स जो होता है उसमें क्या कंपोजिशन या कंटेंट होता है, तो साइडेक्स का कंटेंट होता है ग्लूटाल्डिहाइड, है ना। साइडेक्स जो है उसके कंपोजिशन में या कंटेंट में क्या रहता है, ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड एक एक्टिव इंटीग्रेंट है, ग्लूटाल्डिहाइड, जिसमें साइडेक्स 14 डेज का सॉल्यूशन भी होता है जो 2.4% ग्लूटाल्डिहाइड होता है। नॉर्मली ये यूज करते हैं 2.4% वाला ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको सॉल्यूशन को हमें चेंज करना होता है 14 डेज में। अगर वो सॉल्यूशन 3.2% वाला है तो हम उसको 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो 14 डेज और 28 डेज, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 14 डेज का सॉल्यूशन अगर 2.4% वाला है और नॉर्मली परसेंटेज वैल्यू नहीं देके पूछे तो आपका जवाब 14 डेज ही होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल 2.4% यूज करते हैं। स्पेसिफिक करके पूछे परसेंटेज वैल्यू और 3.2 पूछ ले तो जवाब कितना होना चाहिए, 28 डेज। तो एक्टिव इंटीग्रेंट इज ग्लूटाल्डिहाइड, 14 डेज सॉल्यूशन कंटेंट 2.4% और 28 डेज सॉल्यूशन कंटेंट 3.2% ग्लूटाल्डिहाइड। क्या सुटेबिलिटी है, क्या यूज करते हैं, तो इट इज यूज इन द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी ऑटोक्लेव। जिन इंस्ट्रूमेंट को हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उसमें इसको यूज किया जाता है। साफ कटिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, या रबड़ आइटम जो रहते हैं, एंडोस्कोप वगैरह जो रहते हैं, उन सबको जो है हम ऑटोक्लेव करने के अंदर इसको यूज करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड को। 14 डेज और 28 डेज सॉल्यूशन। इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑटोक्लेव नहीं हो सकते उसके लिए ये बहुत सुटेबल सॉल्यूशन माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे। होप सो आपको पसंद आया होगा। कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, कंसेप्ट बनाइएगा, चीजों को याद रखिएगा, रटना नहीं है, इनको समझना है। समझी हुई चीजें लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद रहेगी, तो आप जो है अच्छा कंसेप्ट बना पाएंगे। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप जो है किस तरीके से सारथीपन दिखाते हैं, दूसरे लोगों की कैसे हेल्प कर पाते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपने कंसेप्ट को तैयार करके अगले एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए तैयार रहें, अपने कंसेप्ट को बना के। तो कोई भी एग्जाम दिला दिया जाए, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दे कैन आंसर। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नए कंसेप्चुअल चीजों के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।